हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 5 दिसंबर 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 4 और 5 दिसंबर दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय इंडिया एज 2021 रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। भारत द्वारा गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया है रिपब्लिक डे 2021 के लिए एज अ चीफ गेस्ट। यानी हो सकता है कि इस साल 2021 को जो गणतंत्र दिवस आने वाला है वहां पे चीफ गेस्ट होंगे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। इसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन जी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया है। अगले साल यूनाइटेड किंगडम में G7 की समिट होने वाली है और इसी G7 समिट के लिए बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया है। तो इसके पहले रिपब्लिक डे में लास्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे ब्रिटिश के, वो थे जॉन मेजर, जो कि इनवाइट किए गए थे 1993 में। ओके, 1993 के बाद 2020 में अब दूसरे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आएंगे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो अभी हाल ही में 3 दिसंबर को मनाया गया है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। कब? 3 दिसंबर को। और इस साल थीम रखी गई थी नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। थीम जरूर याद रखिएगा, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। तो इस दिन की स्थापना की गई थी 1992 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा और तब से हर साल 3 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। और ये दिन मनाया जाता है ताकि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके जो अधिकार हैं उनको प्रमोट किया जा सके और उनके अधिकारों को सोसाइटी को बताया जा सके। उसके अलावा जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनकी जो सिचुएशंस हैं उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा सके और जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको भी डेवलप होने का मौका दिया जा सके। इसके अलावा 4 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। कब? 4 दिसंबर को। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ताकि जो भारत की नेवी है उनके द्वारा जो प्राप्त की गई अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट किया जा सके। उसके अलावा जो भी उनका योगदान है भारत देश के लिए उसको भी सेलिब्रेट किया जा सके। इस साल की थीम रखी गई है इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। ओके, इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। और जो नेवल स्टाफ के चीफ हैं ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 के। और नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। उसके अलावा 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। और ये दिन मनाया जाता है जो भी योगदान है बैंक्स का समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और उसके बाद 2 दिसंबर को मनाया गया था वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। और ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में जो कंप्यूटर है उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और जो कंप्यूटर को लेकर साक्षरता है उसको बढ़ाया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेट्रोलियम कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। किस पेट्रोलियम कंपनी ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है। तभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल और ये पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी भारत में ही डेवलप किया गया है ये पेट्रोल। तो इस प्रीमियम पेट्रोल को लॉन्च किया है जो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और स्टील के यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ओके, और ये जो 100 ऑक्टेन है ये रेटिंग कैसे दी जाती है? तो ये रेटिंग जो है ये मेज़र करती है कि फ्यूल कितना स्टेबल है। ओके, जितना ज़्यादा फ्यूल स्टेबल होगा उतना ज़्यादा इंजन की वो एफिशिएंसी बढ़ाएगा। तो इसी के बेसिस पे ये रेटिंग दी जाती है। और ये जो हाई ऑक्टेन यानी 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल है इसको जो ब्रांड नेम दिया गया है ये दिया गया है XP100, यानी ये मार्केट में XP100 के नाम से लॉन्च होगा। इसको डेवलप किया गया है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का रिफाइनरी है, कहाँ पे? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो रिफाइनरी है वहाँ पे डेवलप किया गया है इसे।
और जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन हैं ये हैं श्रीकांत माधव वैद्य। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज साइंड MOU विथ इंडिया ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन। बौद्धिक संपदा सहयोग पर भारत के साथ किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत और USA यानी अमेरिका ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन पे MOU साइन किया है। किसने? भारत और अमेरिका ने। तो पब्लिक के लिए जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है पब्लिक्स की, तो उस फील्ड में दोनों ही देशों के द्वारा जो भी प्रैक्टिस है और एक्सपीरियंस हैं उनका इन्फॉर्मेशन आपस में दोनों देश एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा पब्लिक के अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, SMEs हैं, इंटरप्राइजेज हैं, तो उनके द्वारा भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर प्रैक्टिसेस हैं और एक्सपीरियंस है वो भी दोनों देशों के बीच में शेयर किया जाएगा। और ये जो MOU है ये साइन किया गया है भारत की तरफ से डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और USA की तरफ से इंडस्ट्री एंड US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑफ द US। तो आपको लग रहा होगा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो जो भी एसेट्स होते हैं भारत में उनका जो पेटेंट होता है और जो कॉपीराइट होता है उसे ही कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और जो सबसे पहली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी थी ये भारत में अप्रूव हुई थी मई 2016 में। और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसको कंट्रोल किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री हैव हेल्ड देयर 7th जॉइंट कमीशन मीटिंग। भारत और किस देश ने अपनी 7वीं संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है। तभी हाल ही में भारत और सूरीनेम ने अपनी 7th ज्वाइंट कमीशन मीटिंग आयोजित की है, 7वीं संयुक्त आयोग की बैठक। तो ये जो मीटिंग है पेंडेमिक के कारण ये पूरी तरह से वर्चुअली हुई थी। उसके अलावा इस मीटिंग में जो दोनों देशों के बीच में बाईलेटरल ट्राइज हैं उनके संबंध हैं उनको रिव्यू किया गया और वहाँ पे डिस्कस किया गया कि दोनों देश के बीच में जो पॉलिटिकल डायलॉग है उसको और भी किस तरह से डिपेंड किया जा सकता है, किस तरह से वहाँ पे और भी ज़्यादा गहराई में कोऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है। और जो अगली ज्वाइंट कमीशन मीटिंग है इन दोनों देशों के बीच में, भारत और सूरीनाम के बीच में, ये होगी 2022 में। और कहाँ पे होगी? पैरामारिबो में। इसके अलावा दोनों देशों ने डिस्कस किया कि जो दोनों देश के बीच में बिजनेस है और इन्वेस्टमेंट है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए, वहाँ पे संबंध को मजबूत करने के लिए नया मोमेंटम जोड़ा जाएगा। इसके अलावा दोनों ही देश ने अपना अपना एग्रीमेंट दिया कि हेल्थ के सेक्टर में, मेडिसिन के, एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंज्यूमर कोऑपरेशन, डिफेंस, डेवलपमेंट, पार्टनरशिप, कल्चर, एजुकेशन और उसके अलावा पीपल टू पीपल टाइज के बीच में भी जो कोऑपरेशन है दोनों देश के बीच में वो बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2020। किस संगठन ने विश्व व्यापार रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2020 यानी विश्व व्यापार रिपोर्ट 2020। और ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट अक्सर एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है इसे जारी कौन करता है। तो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में और डिजिटल इनोवेशन के फील्ड में जो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनको एनालाइज किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस रिपोर्ट में मेनली हाईलाइट ये किया गया है कि अभी जो कोविड-19 क्राइसिस चल रही है उस दौरान लगभग 115 कंट्रीज़ ने जो है तो वो डिजिटल और इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज़ को अपनाया है। और ये जो डिजिटल और इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज़ हैं इनको इस्तेमाल करके जो उन देशों की डिजिटल इकोनॉमी है इसको बूस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने भी बताया कि जो एशिया का पावर हाउस है जिसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, चाइना और जापान, तो 2017 में रिसर्च और डेवलपमेंट जितना भी हुआ है वर्ल्ड में उसका लगभग 40% जो है ये इंडिया, चाइना और जापान के द्वारा ही किया गया है। कितना? 40% 2017 में। और यही आंकड़ा 1996 में 8.2% था। तो ये जो रिपोर्ट है हर साल इसे जारी किया जाता है और इसको जारी करने का एम होता है कि जो अलग अलग ट्रेंड होते हैं, ट्रेड होते हैं, इश्यूज और पॉलिसीज़ होती हैं
उनको समझाया जा सके, उनको अंडरस्टैंड किया जा सके। तो जो 2020 का वर्जन था इसका मेन फोकस था टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसीज पे फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम। किस राज्य सरकार ने 5 सितारा ग्राम डाक योजना शुरू की है। तभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम। कहाँ? उत्तराखंड सरकार ने। और इसे लॉन्च किसने किया है? इसे लॉन्च किया है जो कम्युनिकेशन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संजय धतोरे जी। ओके, संजय धतोरे जी ने इस 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम को लॉन्च किया है। और ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के रूरल एरियाज़ के लिए, मेनली जो भी ग्रामीण इलाके हैं और दूर दराज के इलाके हैं वहाँ के लिए लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम के अलावा संजय धतोरे जी ने वहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक भी डिस्ट्रीब्यूट की, चेकबुक, एटीएम कार्ड और सेविंग बैंक पासबुक, ये सारी चीज़ें भी जो बेनिफिशरीज हैं वहाँ के इस स्कीम के उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये जो 5 स्टार विलेज स्कीम है इसे लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ये स्कीम लॉन्च इसलिए की गई थी ताकि जो ग्रामीण इलाके हैं और दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे जागरूकता फैलाई जा सके। किस बारे में? जो पोस्टल प्रोडक्ट्स होते हैं और जो सर्विसेज होती हैं उनके बारे में गांव के लोगों को जानकारी दी जाए और जो ये सर्विसेज हैं उनको गांव के लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो कौन कौन सी स्कीम कवर की जाती हैं इन 5 स्टार विलेज स्कीम में? तो स्कीम जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट के, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अकाउंट और प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना अकाउंट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे अकाउंट है, ये कवर किए जाते हैं 5 स्टार विलेजेस स्कीम के अंदर। और इन्हीं अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है गांव के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $430 million मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोजेक्ट। किस बैंक ने उत्तर प्रदेश बिजली वितरण नेटवर्क परियोजना के लिए $430 मिलियन बहुकिस्त फाइनेंसिंग सुविधा को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $430 मिलियन के मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी को अपनी मंजूरी दी है। कहाँ के लिए? उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए। और ये जो मल्टी ट्रांच है इसका मतलब क्या होता है कि ये जो अमाउंट है ये एक बार में नहीं दिया जाएगा, ये अलग अलग किस्तों में दिया जाएगा। तो ये जो $430 मिलियन की फाइनेंसिंग फैसिलिटी है इसका यूज़ करके जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। तो इसके लिए लगभग 65,000 किलोमीटर की जो गांव की लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है इसको कन्वर्ट किया जाएगा एरियल बंडल कंडक्टर्स में। ओके, और इससे लगभग 46,000 गाँवों से 70 मिलियन पीपल्स को फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लगभग 17,000 किलोमीटर का एक कंस्ट्रक्शन होगा किसका? पैरेलल नेटवर्क का। ओके, जो कि होगा 11 किलोवोल्ट का, 11 किलोवोल्ट के फीडर का कंस्ट्रक्शन होगा पैरेलल नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड हैव बीन लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किस शहर के नगर निगम बॉन्ड को सूचीबद्ध किया गया है? तो अभी हाल ही में लखनऊ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी किए गए हैं बॉन्ड और उन्हीं बॉन्ड को लिस्ट किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जिसे BSE के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड जारी किए गए हैं ये लगभग 200 करोड़ रुपए के हैं। कहाँ पे लिस्ट किए गए हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो इस लिस्टिंग के बाद लखनऊ 9वां सिटी बन जाएगा देश का जहाँ का जो म्युनिसिपल बॉन्ड है वो जारी किया गया है। यानी इससे पहले 8 सिटीज़ के म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं और अब लखनऊ बना है 9वां शहर भारत का। और ये जो बॉन्ड हैं ये जारी किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जो भारत सरकार का अटल मिशन है अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रिजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंडर में। तो इससे जो लखनऊ का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी और वो अच्छे से काम कर पाएगा और जो शहर है उसको आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया जा सकता है और उससे जो लखनऊ का सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ OECD फॉर इंडिया GDP इन फिजिकल ईयर 21। वित्त वर्ष 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए OECD का प्रक्षेपण क्या है। तो अभी हाल ही में OECD ने अपना जो एस्टिमेशन है इंडिया की GDP को लेके जो उन्होंने फिजिकल ईयर 21 के लिए किया था उसको रिवाइज किया है और रिवीजन के बाद जो नया उनका प्रोजेक्शन है ये है -9.9% का। यानी अब OECD के अनुसार भारत की GDP में फिजिकल ईयर 21 में 9.9% की गिरावट आएगी। तो इससे पहले सितंबर 2020 में OECD ने अपना प्रेडिक्शन दिया था। वहाँ पर उन्होंने बताया था कि 10.2% की गिरावट आएगी भारत की GDP में वित्तीय वर्ष 2021 में, और उन्होंने अब रिवाइज कर दिया है और उनके अनुसार अब 9.9% की गिरावट आएगी। वहीं अगले साल के लिए यानी फिजिकल ईयर 22 के लिए उन्होंने अपना प्रोजेक्शन दिया है कि 8% की दर से ग्रो करेगी भारत की GDP, और वहीं उसके बाद वाले साल के लिए फिजिकल ईयर 2023 के लिए उन्होंने एस्टिमेशन दिया है कि 5% की दर से ग्रो करेगी भारत की GDP। इसके अलावा उन्होंने जो पूरे विश्व भर की ग्लोबल इकोनॉमी है उसको भी प्रेडिक्शन दिया है। तो सितंबर में उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था कि -4.5% रहेगी, यानी कि 4.5% की दर से गिरेगी GDP पूरे विश्व भर की, और उन्होंने जो एस्टिमेशन था उसको रिवाइज किया है विश्व वाले को भी। तो अब नया जो एस्टिमेशन है उसके अनुसार 4.2% की गिरावट आएगी। इसके अलावा 2021 के लिए उन्होंने प्रिडिक्शन दिया है कि 4.2% की दर से GDP ग्रो करेगी। उसके पहले उन्होंने दिया था 2021 के लिए कि 5% की दर से बढ़ेगी जो GDP है विश्व भर की, और उसको रिवाइज करके अब 4.2% कर दिया है। और 2022 के लिए उन्होंने प्रेडिक्शन दिया है कि जो पूरे विश्व भर की GDP है ये 3.7% की दर से ग्रो करेगी। जो OECD है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं जोस एंजल गुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज होस्टेड 9th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल एंड 31st कोनार्क डांस फेस्टिवल। किस राज्य ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट उत्सव और 31वें कोंकण नृत्य समारोह की मेजबानी की है। तभी हाल ही में उड़ीसा ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट उत्सव की मेजबानी की है। किस स्टेट ने? उड़ीसा ने। तो ये जो कोनार्क फेस्टिवल है और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल है ये 5 दिनों तक चलेगा, यानी 1 दिसंबर से शुरू होकर ये 5 दिसंबर तक चलेगा, 5 दिनों तक। और ये जो 31st एडिशन है कोनार्क फेस्टिवल का ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है उड़ीसा टूरिज्म के द्वारा, और यहाँ पे भारत के जितने भी अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल और क्लासिकल डांसेस हैं और जो भी भारत का कल्चर है उसका शोकेस किया जाएगा। तो अलग अलग टाइप के क्लासिकल डांस जैसे कि ओडिसी, भारतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, उसके अलावा और भी जो भी क्लासिकल डांस हैं उनको शोकेस किया जाएगा यहाँ पे। तो ये देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर। सबसे पहले है US बैंड कॉटन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड हैज डिक्लेयर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी एंड प्रॉमिस्ड फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2025। तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि 2025 तक वो कार्बन न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता को प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट है MDH ऑनर महाशय धर्मपाल गुलाटी पास्ड अवे एट 98। तो अपने ऐड में देखा होगा जो MDH मसाले का ऐड आता है वहाँ पे काफ़ी एजेड से पर्सन हैं जो कि उनके ऑनर थे MDH के। उनका नाम था महाशय धर्मपाल गुलाटी। तो अभी हाल ही में उनका 98 साल की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है हुरून इंडिया एंड कोटक वेल्थ नेम्ड रोशनी नादर मल्होत्रा एज वेल्थिएस्ट वुमेन इन इंडिया। तो अभी हाल ही में हुरून इंडिया और कोटक वेल्थ ने लिस्ट बनाई है जो भारत की सबसे वेल्थिएस्ट महिला हैं, सबसे धनी महिला है उनकी, और उस लिस्ट में टॉप पे हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। नेक्स्ट है तमिलनाडु गेट्स बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर ऑर्गन डोनेशन बाय हेल्थ मिनिस्ट्री। तो अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया है और ये पुरस्कार दिया गया है अंगदान के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नैनो स्ट्रक्चर फाउंड इन 6th सेंचुरी BC पोट्री फ्रॉम किलड़ी तमिलनाडु। तमिलनाडु में किलड़ी के 6ठी शताब्दी के मिट्टी के बर्तन में विश्व के सबसे पुराने नैनो स्ट्रक्चर पाए गए हैं। और लास्ट है मैरियम वेबस्टर एंड डिक्शनरी.com सेलेक्टेड पेंडेमिक एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020। तो अभी हाल ही में मैरियम वेबस्टर और डिक्शनरी.com ने पेंडेमिक को 2020 के वर्ष का शब्द के रूप में चुना, यानी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है किसे? पेंडेमिक वर्ड को।
तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ वॉन द यूकेस बुकर प्राइज 2020। 2020 का यूके बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर है डगलस स्टुअर्ट। ओके, डगलस स्टुअर्ट ने जीता है 2020 का यूके बुकर प्राइज। तो ये थे 4 और 5 दिसंबर दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए आज के वीडियो की, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।